स्वागत है बच्चों आप सबका इस फिजिक्स की रिवीजन सीरीज में जो मैंने बना रखी है बच्चों आप सबके लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए राइट। सो डोंट वरी, फिजिक्स के 100% एक बेस्ट तरीके का रिवीजन आप करके यहां से लेके जाने वाले हो। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन हम कर चुके हैं विद डेरिवेशन। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बॉस कि मैं सबसे पहले डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद उन सेलेक्टेड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा जहां से 101% न्यूमेरिकल आता है। फिर ना आपका पेपर क्लास 12 में ना किसी भी कैटेगरी का आ जाएगा, आई मीन उसका लेवल कुछ भी होगा भाई, आप उसको हैंडल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, आई गारंटी। तो बने रहना मेरे साथ इस सीरीज में। आज रैंक नंबर 2 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जैसे कि आपको पता है कुछ टॉपिक्स इससे डिलीट किए गए, अगर वो डिलीट ना करते तो उसमें मैक्सिमम डेरिवेशन होते आपके जितने ऑप्टिक्स में थे, है ना। ऑप्टिक्स में टोटल 8 डेरिवेशन किए, वो भी तब जब कुछ डेरिवेशन हमने आपके लिए छोड़े कि आप उनको रिवाइज कर सकते हो अपने बिहाफ पे, राइट। सो दैट इज रियली ऑसम। तो यहां पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसकी मैं डिस्कशन करूंगा, जो हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे की बेहतरीन प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा विश्वास है कि आप अगर इस सीरीज को फॉलो करके जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपका रिवीजन इतना स्ट्रांग बनेगा और आप अपने एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है आपके फिजिक्स के पेपर का, वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। अगेन आई रिपीट, न्यूमेरिकल्स गाइस। और वही चैप्टर में डिस्कस करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डेरिवेशन सीरीज। न्यूमेरिकल करेंगे हम स्टार्ट बॉस, ठीक है। तो आपको डर नहीं लगेगा यार कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन आएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूं मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और जितने भी बेस्ट डेरिवेशन है ना उसी के कंसेप्ट सीखेंगे, उसी से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आगे आएंगे, वो हमारी हेल्प करेगा। उसी के इर्द गिर्द छोटे छोटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस बना के वो देता है, उसी से डिराइव होते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कंप्लीट कमांड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हियर वी गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला डेरिवेशन आपके सामने। बच्चों देखो, ऑब्वियसली वो आपसे बात करेगा कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन है जो उससे लिंक्ड होते हैं, राइट। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको आप याद करें। अगर ये नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आती है तो अंडरस्टूड है कि आपने यही यूज करना है, ठीक है। यस, और फिर जो डेरिवेशन हमने करना है वो करंट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इक्वेशन बनानी है हमने। जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब हम उस पे एक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टूड? यस, हियर वी गो। बने रहना बॉस, आप टेंशन मत ले। आपके कॉन्सेप्ट कैसे भी आपने रिवीजन नहीं किया, बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब आएगा। इस सीरीज को फॉलो कर लो बेस्ट तरीके से। और जो आपने पूरे साल भर नोट्स बनाए थे स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी, उनको रिवाइज करते रहो और सीरीज को बेस्ट तरीके से लिख लेना अलग से। ओके, जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, दैट इज समथिंग डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले आप फोकस करिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं मूव करने के लिए, है ना। अदरवाइज वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। याद करो, जब हम फील्ड नहीं अप्लाई करते हो रैंडम मोशन करते हैं। और जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना, अगर आपसे पूछेगा डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद उसका फॉर्मूला जरूर लिख देना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम। भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला। ये भी लिख देंगे तो 1 मार्क्स वो पूरा पूरा आपको दे देगा, या हाफ, अगर पूरा डेरिवेशन है तो हाफ मार्क्स तो पूरा पूरा दे देगा। तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिख दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पूरे मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Now we have to derive the relation between electric current, यानी ये रिलेशन हमने डिराइव कर रहा है NEAVD। दिस इज द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन, और इसी की हेल्प से आगे के डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएंगे भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसे रिलेशन है जो काफी ज्यादा छोटे छोटे डेरिवेशंस को ऐसे ही सॉल्व करा देगा आपसे, ठीक है। करंट डेंसिटी निकालना हो तो यहां से आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी का यूज करके आप रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ को प्रूफ करोगे। अमेजिंग। एक्चुअली इन 2 फॉर्मूलों को, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल, फॉर डेरिवेशन, फॉर एवरीथिंग, ये आप इतने रखेंगे, इतने दिमाग विच रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ, कैसे करें सर? तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, तो उसका प्रूफ लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर, है ना। ये थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लिया करो जब आप प्रूफ करते हो ना, डेरिवेशन करते हो। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर वायर, ठीक है, एक कंडक्टर है या फिर आप कह सकते हो एक वायर है, ठीक है, ऑफ लेंथ उसकी मान लेंगे L बच्चों, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आप क्या मानेंगे बॉस? दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज A। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A मान लेंगे। एंड
यहां पे आपने लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ईएमएफ भी लिख सकते हो, ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। भाई इतना लिख देंगे तो थोड़ा सा माहौल बन जाता है यार डेरिवेशन करने का, डायरेक्ट स्टार्ट मत करना, मतलब जो आप करने जा रहे हो ना उसके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दे दो। यस, जैसे आपसे कोई आपका इंटरव्यू पूछेगा तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे ना, तभी आगे की डिस्कशन स्टार्ट होती है, क्योंकि एक जान पहचान बन जाती है। सो हियर वी गो। अब क्या करें सर, अब बस डायग्राम बना लेते हैं कि भाई ये कंडक्टर है हमारे पास, दिस इज द कंडक्टर, होले होले हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस आप देखते रहने का। अगर आपको भूल गए हो, आपको भूलने की आदत है कि सर हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बच्चों ध्यान से समझने का। जब भी वो बोले कंडक्टर है या कंडक्टिंग वायर है तो हमें पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हमने वो कंडक्टर ऐसे ही छोड़ रखा है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमने उसके एंड्स है, जैसे ये इसका फर्स्ट एंड है, लेट्स सी ये इसका सेकंड एंड है, और इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया बैटरी का यूज करके, एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके इस तरीके से, तो हमें पता है इसका जो पॉजिटिव एंड है सोर्स का, ये इस डायरेक्शन में है तो सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, और नेगेटिव एंड इनको रिपेल करेगा, तो दे विल स्टार्ट टू मूव दिस साइड, है ना, दे विल स्टार्ट टू मूव दिस साइड, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मजबूरी है क्योंकि उनको एक एक्सटर्नल फील्ड मिल गया है, तो एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन, और सारे इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, यानी सेकंड एंड से फर्स्ट एंड की तरफ मूव करने स्टार्ट करेंगे। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों ए है, और इसके पूरे कंडक्टर की जो लेंथ होगी, यानी अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, उस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ होगी एल, यानी इसके पूरे वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कंडक्टर के सेकंड एंड से फर्स्ट एंड की तरफ मूव करने स्टार्ट करेंगे, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द सोर्स जो आपने अप्लाई करा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना ध्यान रखना है। यस, नाउ सी, हमें एक रिलेशन बनाना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है भाई, हमें पता है करंट जो होगी पॉजिटिव एंड से निकलती हुई दिखाई देगी, मतलब जो करंट का मोशन, देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट जाएगी, मतलब ऐसे, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल दे आर ड्रिफ्टेड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, यही तो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जितनी भी एवरेज वेलोसिटी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वो इधर को होगी, एवरेज वेलोसिटी में से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, यानी ये होगा आपका VD। तो हमें I भी चाहिए, VD भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे सर, देखो बच्चों, हम लिखेंगे एज वी नो दैट। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि क्या होने वाला है, क्या करके आने वाले हो आप, ये लिखना है। ये सबको पता है, बच्चों को सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है टोटल चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितना चार्ज इस टाइम में फ्लो कर चुका होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हर बच्चे को पता है। ठीक है सर, बेस्ट है। तो इसको मानेंगे बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सी वेयर Q इज व्हाट, क्योंकि आप डेरिवेशन कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा उस इंसान को जो आपका डेरिवेशन चेकआउट करेगा कि Q हियर, Q इज टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है, जो फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम एंड टू एंड वन ऑफ वायर, है ना, बस ये ध्यान रखना, है ना, इस तरीके से लिख लेगा भाई टोटल चार्ज है भाई। तो बच्चों टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, विच इज गिवन बाय, है ना, इसको लिखेंगे हम गिवन बाय Q इक्वल टू आपने पढ़ा होगा NE, Q इक्वल टू आपने पढ़ा होगा NE, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, याद करो स्मॉल n लेते थे हम, राइट, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये कैपिटल N मैंने लिया, तो बच्चों याद रखना कैपिटल N का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ये इन कंडक्टर, जो कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल का मतलब क्या हुआ सर, पूरे वॉल्यूम में, है ना, तो इसको निकालेंगे कैसे सर, आपको पता है जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स N होता है, इसको हम देखो, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही है। देखो भाई, अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को निकाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल n लिखते थे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दे पूरे वॉल्यूम का, ठीक है, पूरा वॉल्यूम ऑफ इस वायर, जो कंडक्टर है इसका वायर, तो भाई टोटल नंबर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के उस टोटल वॉल्यूम में, और ये आपको पता ही है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं भाई। तो इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल n के टर्म्स में, और वॉल्यूम आपको पता है इसका कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म है, एरिया इंटू उसकी लेंथ, यानी एरिया इंटू उसकी लेंथ, लेंथ क्या मानी आपने, स्मॉल l,
तो ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना होगा, हेंस वी कैन राइट Q इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों NaL इंटू ई, दिस इज द टोटल चार्ज। ओके सर ऐसे ही करके आएंगे क्या? यस ऑब्वियसली ऐसे ही करके आना है यार, बहुत इजी बन जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करने का और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का। तो नाउ पुट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लिखेंगे पुटिंग दिस इन फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सर, यस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है यार, इजी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर, नो प्रॉब्लम। कहां पुट करूं, कहां पुट करूं? यहां पे मेरे पास स्पेस है, हो गया ये, डोंट वरी। सो यू जस्ट पुट हियर। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, और हम लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आ गई NeAl और बाई टी। ओ वाओ बच्चों, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे L इज द टोटल लेंथ, यानी जब वो सेकंड एंड से इलेक्ट्रॉन चल के सारे इस एंड पे आएंगे तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेंगे यहां से यहां तक आने में, जो उसकी लेंथ होगी, और यहां से यहां तक आने में लेट से उसने टाइम लिया होगा t। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होगी उन सब की एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू आ गया NeAVD एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। This is the required expression, that is most important, right? So it will depend कि कितने मार्क्स में आपसे पूछ रहा है और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन, और किस तरीके से करना है। फुल मार्क्स मिलेंगे, बढ़िया से हर चीज को डिनोट कर देना, उनके नाम लिख देना, अच्छे से स्टार्ट करना, डायग्राम बेस्ट बनाना, मेरे से तो बहुत बेस्ट बनाना, ठीक है? मस्त ड्राइंग आपकी होनी चाहिए। एंड दिस इज द रिलेशन, I इज इक्वल टू NeAVD। N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। अंडरस्टूड? यस सर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, इससे थोड़ा सा और आगे जाऊं, क्वेश्चन यहीं तक पूछा है, समाप्त हो चुका है। अगर मैं करंट बाई एरिया कर दूं तो ये बनेगा NeVD। तो बच्चों करंट पर यूनिट ये जो एरिया होता है, इस रेशियो को कहते हैं करंट डेंसिटी। तो इससे आगे आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हो अगर पूछता है तो। वैसे मैं इसको एक्सटर्नली आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है? सो दिस इज योर करंट डेंसिटी, करंट ऑब्वियसली डेंसिटी। यस इस तरीके से आप मचाते जाएंगे मस्त तरीके से। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन और इसका आगे बहुत यूज होगा। स्टार्टिंग हमने यहां से कर लिया, आई होप आप समझ गए होंगे और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कहां फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, सब कुछ आपके सामने है। कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ आपके सामने है। बस बेस्ट लिख के आना बच्चों, जो भी लिख के आओगे ना बेस्ट लिख के आना। लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा बिफोर योर एग्जामिनेशन कि आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल किस सीक्वेंस में करोगे। द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जिससे वो आपको ऑसम तरीके से मार्क्स देने वाला है। अगर चीजें आपको आती है, वो लिखने का सबसे डिफरेंट और बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। यू डोंट वरी, सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल, फिर उनको लिखने का तरीका जो आज तक आपने यूज नहीं किया होगा। आई गारंटी वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में उस बच्चे को जो बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। उसके थ्रू अगर आप अपना प्रेजेंटेशन करके आएंगे, लिख के आएंगे, लिखने का तरीका ऑसम है भाई, सीक्रेट मान के चलो आप, ठीक है? चले नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट डेरिवेशन। मैंने आपको बोला जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे सुपर इंपॉर्टेंट वहीं से आएगा, उन्हीं का यूज करके छोटे छोटे और जो उसके आसपास के डेरिवेशन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए अमेजिंग है। और उन्हीं पे न्यूमेरिकल भी आते हैं जब हम न्यूमेरिकल वाली सीरीज करेंगे, इसलिए अमेजिंग है, ठीक है? सो बने रहना बॉस, पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके वास्ते यू कैन, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यू कैन फिजिक्स पे दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम प्योरली बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए क्लास 12th में उनको फिजिक्स में अच्छी कमांड देने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस इज द सीरीज जो हमने फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं। ओके हियर वी गो। सो बच्चों आप देख सकते हैं नेक्स्ट अगेन दिस इज रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो डिफाइन आप कर देंगे, डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों? यहां पे जो हमें प्रूफ करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था अभी, E tau by m, ये प्रूफ करना है। प्रूव इट। Oh, we have to derive this relationship for the drift velocity of the free electrons. So this is the drift velocity and आपको पता है E charge of electron, externally applied electric field, tau is what? Relaxation time, m is what? Mass of the electrons, right? वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होगा ना भाई, तो ये हमें प्रूफ करना है। सर अभी तो हमने इसका यूज किया था ना, हमने लिखा था ना, अब ये प्रूफ करना है, क्योंकि प्रूफ पूछा जा सकता है 100%, बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे बोलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर बोलेगा प्रूफ इट, तो उसको
प्रूफ करेंगे। तो भाई 3-4 नंबर बन गए ना आपके पास, अगर छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी दे दो फिर 5 मार्क्स आपके पास बन के तैयार हो जाते हैं बॉस। तो पूरे 5 नंबर, और इसी की हेल्प से नेक्स्ट डेरिवेशन जो आते हैं, ओम्स लॉ को प्रूफ करना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, भाई यही तो अमेजिंग है। यानी ये पहले दो रिलेशन ना, I इक्वल टू एनी ए वी डी एंड दिस इज द रिलेशन, अगर ये आपको बेस्ट तरीके से आ गए, याद हो गए, प्रूफ करने आ गए, आगे के जितने भी डेरिवेशन बहुत ऑसम इजी होने वाले हैं। इसलिए इन पे फोकस कर लो, ठीक है। स्टार्ट करें। यस तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए अगेन वी हैव टू एज्यूम द कंडक्टर गाइस। सो लेट अस एज्यूम, लेट अस कंसीडर। तो कंसीडर कर लो क्या, अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब आप समझ जाएंगे, एक वायर की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ अगेन थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। बॉस दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं थोड़ा सा रफ लिखूंगा, मेरी राइटिंग रफ है तो आप समझ जाएंगे, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, एंड दिस इज ए। ओके कर लेते हैं सर इस, ओके तो हमने कर लिया भाई। हमारे पास देखो भाई, ये ना आपको डेरिवेशन करने के लिए ना यहाँ पे बहुत औसम तरीके से आपको डायग्राम भी बनाना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो हम ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड दिस इन 2 पार्ट, यहां पे लेटर ऑन करेंगे, अभी यहां पे कर लेते हैं। तो लेट्स सी सर हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने बोला बिल्कुल बेस्ट है, एक कंडक्टर लेते हैं। तो बच्चों अगर ये कंडक्टर है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर बिल्कुल इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होंगे सर? भाई अगर कंडक्टर के अक्रॉस ना बाहर से कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट किया है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई नहीं किया है ना, तो इट मींस व्हाट? इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज मूव रैंडमली। उनकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में एक मेला लगा हुआ है ना, जैसे होते हैं ना, एक बड़ा सा फंक्शन हो रखा है, गैदरिंग हो रखी है, लॉट ऑफ पीपल्स वहां पे हैं और वो सब मूव कर रहे हैं, और अचानक ही भगदड़ मच जाए, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं भाई रैंडम डायरेक्शन में, कोई नहीं देख रहा कौन किधर जा रहा है, रैंडम मोशन, इधर उधर आपस में टकराएंगे, कोलिजन हो जाएगा, राइट, टकरा के गिर जाएंगे कुछ लोग, इसको रैंडम मोशन कहते हैं। बिल्कुल यही होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनसाइड द कंडक्टर, कि जब व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और दिस इज द रैंडम सिचुएशन अकर्स। तो रैंडम मोशन जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है अपनी अपने वेलोसिटी के साथ, लेकिन इन दिस केस व्हेन, ये लिखना है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, देन इलेक्ट्रॉन्स एवरेज स्पीड इज ऑलवेज 0। ये लिखना है, ये लिखने का, अपने मन में नहीं रखने का इसको एग्जाम में, इसको लिखने का वहां पे, ठीक है ना। उनकी एवरेज स्पीड इनिशियली 0 होगी, मैंने मान लिया सबकी एवरेज स्पीड इनिशियली, सबकी इंडिविजुअली स्पीड इनिशियली, उनकी इनिशियल स्पीड जो होगी वो u1 u2 u3 एंड सो ऑन। तो लेट्स सी उनकी जो इनिशियल स्पीड है, सपोज करो u1 u2 u3 है, ठीक है, तो उनका सब एवरेज कैसे निकालोगे, u एवरेज कैसे निकालोगे बच्चों? ऑब्वियसली हम u एवरेज निकालेंगे, u1 क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, प्लस u2 एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है, एंड सो ऑन, दैट इज un, और टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज n। तो ये एवरेज जो वैल्यू है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, दे विल कैंसिल टू ईच अदर एंड एक दूसरे के अपोजिट भी जा रहे होंगे, तो ओवरऑल एवरेज जो स्पीड है इनिशियल वो 0 ही आएगा। ये लिखा है हमने, ये करके भी दिखा देना उसको, भाई ऐसे हो रहा होगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड u1 है, इसकी u2 है, इसकी u3 एंड सो ऑन इनिशियल। अब नाउ बट, अब लिखेंगे फिर बट, तो लिखना इसको ऐसे, पहला दिस, दूसरा पॉइंट दिस, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा ना भाई, तो फिर से डायग्राम बनाओ, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा और आप डिराइव कर रहे हो उसको, तो फुल मार्क्स तभी देगा आपको। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, रटने का नहीं, समझने का बॉस। तो भाई पता क्या होगा, अभी जो किया था वो होगा, एक सोर्स आपने अप्लाई कर दिया है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे विल ड्रिफ्टेड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर फोर्स्ड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यार। अब उन पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और आपको पता है कोलिजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो जितने भी फिक्स्ड आयंस है उनके साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है उनका, राइट। तो यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन दे विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द वायर, तो दे विल स्टार्ट टू मूव इन अ डायरेक्शन, राइट, दिस इज द डायरेक्शन। क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव साइड, तो इसको साइड मान लूं, चलो मान लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं, फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकेंड एंड है, ठीक है, तो सेकेंड से फर्स्ट की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी जो ड्रिफ्ट
हो रहा है, इनका जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है ना इधर, और दे आर स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द एवरेज स्पीड जिसके साथ ये सब आ रहे होंगे। ठीक है, अब इनके पास आफ्टर सम टाइम, चूंकि आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने से उनकी वेलोसिटी चेंज होगी और फोर्स लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हुई है क्योंकि उनके पास एक्सेलरेशन आया है। अंडरस्टूड? और वो कोलाइड भी कर रहे हैं इनके साथ, तो वहां पे जो उन्होंने टाइम लिया है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, उसका एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे हम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर? अब इनके एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ देयर एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना भाई, अब उसको आप कैसे निकालेंगे? दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट दैट एवरेज वेलोसिटी? तो हम लिखेंगे वी एवरेज। अब एवरेज निकालना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स वही है लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज हो गया होगा, और जब फोर्स अप्लाई करते हैं दे विल, हाँ एक चीज याद रखना है, दे विल मूव विद द सेम स्पीड लाइक सी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड एंड विद द एक्सटर्नल फील्ड। तो हम क्या करेंगे, जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, आपने ऐसे ही पढ़ा था इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है भाई v1 पहले की स्पीड, v2 दूसरे की स्पीड, v3, और सबका एवरेज निकालना है तो vn आ जाएगा ना भाई, और डिवाइड में n। तो v एवरेज अगर बच्चों आपको चाहिए तो v1 यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द टाइम। ओके, तो हम यहां लिखेंगे गाइस, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं उसको, ठीक है, ऐसे देखो, v एवरेज बच्चों आप लिख रहे हो यहां पे, दैट इज u पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसका एक्सेलरेशन, चूंकि फोर्स सब पे लग रहा है सेम तो एक्सेलरेशन होगा सेम, टाइम उनका जो होगा वो t1 t2 अलग अलग होगा अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम प्लस u2, और ये बनेगा a वेक्टर t2 एंड सो ऑन, यहां पे बनेगा un और प्लस a वेक्टर, और ये बनेगा tn और डिवाइड में n। इतनी बात समझ में आती है? तो सर अब क्या करेंगे भाई, हमें वी एवरेज निकालना है अल्टीमेट वे में, तो हम क्या करेंगे, जो u1 u2 u3 हैं उनको अलग कर लेंगे, और जो देखो उसमें देखो u1 u2 u3 जितने भी टर्म्स है अलग कर लो, और जो t वाला टर्म है उसमें एक्सेलरेशन कॉमन है उसको अलग कर लेते हैं। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un, ये वाला पूरा आपने अलग कर दिया, और n से इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि n होल डिवाइड है सबके, प्लस ये वाले जो टर्म्स है इनमें से a एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn, और इसके n डिवाइड अलग कर दो। बच्चों ये क्या है, ये वो एवरेज वेलोसिटी है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा था भाई, याद आया? ये रहा देखो, और ये जीरो है, तो जो v एवरेज आई आफ्टर सम टाइम वो आई, ये जीरो हो गई, प्लस a वेक्टर आ गया। अब यहां पे देख लो ये क्या है, जो भी उन्होंने कोलाइड करा है, कोलिजन किया है आयंस के साथ, तो उनका टोटल टाइम है एवरेज टाइम, जिसको आप रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और बच्चों इसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज टाउ एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, इसी को हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। बस इतना तो याद रख सकते हो ना, उसको बता देना, बताते रहना, क्योंकि आप डेरिवेशन कर रहे हो, अलग से बॉडी डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो v एवरेज कितना आया सर? v एवरेज आ गया बच्चों a वेक्टर इनटू टाउ, सो दिस इज योर v एवरेज। अंडरस्टूड? यस। अब आपने देखो ये एक्सेलरेशन कहां से आया भाई, तो एक्सेलरेशन है, फोर्स लग रहा होगा तो न्यूटन बाबा की तो याद आएगी ना यार, याद आएगी। यस, तो सर जो आपने फील्ड अप्लाई किया ना इलेक्ट्रिक, हमें पता है नाउ F इक्वल टू क्या होता है, m में होता है सर, और जो F है वो कहां से आया, एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज और फोर्स का रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज QE एंड दिस इज MA, और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज MA। तो बच्चों यहां से A निकालो, यहां पुट करो, और यह आ गया आपका एवरेज स्पीड एंड दैट इज A की वैल्यू आएगी माइनस E वेक्टर over m into tau. This is your required expression for average velocity of all the free electrons inside the conductor when applied external field. And this is the velocity with which all the electrons they are drifted to move in a direction. And that average velocity is called as, डेफिनेशन तो पढ़ी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों इसी देखो, और ये माइनस साइन है, ध्यान देना, इसका मतलब है वेक्टर में लिखा है ना मैंने एवरेज वेलोसिटी को, इसी को मैं लिखूंगा vd, और मैं लिख दूंगा इसको माइनस E वेक्टर बाई m इंटू टाउ।
Oh my God, yes. So this is the vector form and that is the negative sign will represent the relationship between drip velocity and electric field vector. आप देख सकते हो जिधर को सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट होता है, इसलिए माइनस है ना, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया, तो ये आपको समझना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ओके, तो भाई लोग यहां पे लिखेंगे, तो हियर वी गो, यहां पे लिख लेंगे, तो हम विद मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं ई टाउ बाय एम, और यही प्रूफ करना था बच्चों। आप देख सकते हो यहां पे आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आप कोलिजन को यहां पे चेंज कर रहे हो बच्चों, ठीक है, कोलिजन जो है आपका अगर वो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज होगा भाई, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, जो उसका सेकंड पार्ट है ना, ये तो हो गया ना प्रूफ, है ना, वेरी वेरी क्लियरली नाउ क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम है भाई। अगर आप इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम कंडक्टर का, तो आपको सबको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे और जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, यानी जो कोलिजन है उनका जो कोलिजन होने वाला है वो इंक्रीज करेगा, और कोलिजन इंक्रीज होने से जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनका जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो कम हो जाएगा, यानी उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। और देखो वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, सो वीडी ऑल्सो डिक्रीजेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फोर डालना उड़ा डालना। दिस इज द डेरिवेशन, अमेजिंग, इजी, यस, रटने का नहीं, समझने का। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और बेस्ट तरीके से करना। आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, अपना तरीका रिप्रेजेंट करके आना एग्जाम में, उसको अच्छा लगेगा, है ना, उसको बढ़िया लगेगा कि बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी झलकाई है भाई और अपने अकॉर्डिंग किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव आएंगे तब भी कर लेंगे, डेरिवेशन तो करना ही है बॉस। हो गया, बढ़िया है, यस। सो दिस इज द डेरिवेशन गाइस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आगे भी यूज आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, एवरी स्टूडेंट, है ना, आप सब समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि मैंने बोला 2 डेरिवेशन में कंप्लीट कर चुका, और जब नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा ना वो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि हमने वो रिलेशन पढ़ लिए हैं, वो रिलेशन डिराइव कर लिए हैं जिनकी हेल्प से वो होगा। और लास्ट का जो डेरिवेशन है वो तो हमें पता है क्या है, और आपको भी पता है वो क्या है सर, राज की बात सोचो, तब तक मैं डेरिवेशन और करा देता हूँ, फिर उसको डिराइव करेंगे लास्ट और कंप्लीट करेंगे। और जो मैं इसके चैप्टर के ना, हर चैप्टर जो मैंने सेलेक्ट करे हैं उनके मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की एनर्जी भागेगी, आप अल्टीमेट कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि यार अब तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना हम सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा टारगेट है कि हर बच्चे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। डेरिवेशन तो चलो हम वैसे भी कर लेते हैं, बट यहाँ इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा और हम गलत नहीं करेंगे, और इनके एक पर्टिकुलर नोट्स बना के जाएंगे, उन्हीं को रिवाइज करके जाएंगे कि सर यही आते हैं, हर बार यहीं से कहीं से डेरिवेशन बना के वो डालता रहता है, यस। तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपको डरने की जरूरत, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, चले आगे, लेट्स सी, देखते हैं इनका एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है, क्या पूछने वाला है, और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तरीका मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेशन को इजीली सॉल्व करने का बेहतरीन प्रोसेस बताने वाला हूं। हो सकता है आपको उस डेरिवेशन में भी पूछा गया होगा क्या सर, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी समथिंग समथिंग। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बाय द वे आप आराम से उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ आपने करना है रेजिस्टिविटी। देखो इस तरीके, ये जो डेरिवेशन है ना रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कभी कभी वो इसके नाम से भी पूछ लेगा। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों अगर वो पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन करो, रेजिस्टिविटी डिराइव करो, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा सर, बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/ne² टाउ। ये हमें डिराइव करना है, दिस इज वी हैव टू डिराइव। सर अगर उसने रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन नहीं पूछा तो बच्चों अगर ये नहीं पूछा, देखो मैं तीनों बता रहा हूं उसी में, और एक ही डेरिवेशन में होते हैं सारे, कमाल की चीज है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत है नहीं बॉस, ऐसे बढ़ के जाओ ना यार। तो आपसे पूछेगा ओम्स लॉ प्रूफ करो, ओम्स लॉ प्रूफ करो, तो ये इस सेम डेरिवेशन से हो जाएगा, सेम से होगा, टेंशन नहीं लेने का। सर अगर ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, फिर कंडक्टिविटी बॉस, और सिग्मा होती है और सिग्मा 1/ρ होती है, तो रेजिस्टिविटी निकालो उसका उल्टा करो, यानी ये कितना बन गया ne² टाउ बाय m। दिस इज द कंडक्टिविटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। यस 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 मैन, 3 डेरिवेशन एक ही डेरिवेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कमाल की चीज। और सबसे बड़ी बात, बहुत इजी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, इसको प्रूफ करने का। सर वो कैसे, आ जाओ मिशन पे मेरे साथ। यस कम ऑन गाइस। तो देखो
हमने अभी अभी पढ़ा है बच्चों, जब भी हम डिराइव करेंगे, है ना, डिराइव करने के लिए क्या करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेना, सबसे पहले बना लेना डायग्राम एज इट इज। तो दिस इज द डायग्राम। एक कंडक्टर लेना, उसकी लेंथ क्या मान ली थी हमने, L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना था हमने, एरिया, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। भाई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो रैंडम मोशन में होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा है। लेकिन अगर फील्ड अप्लाई कर रखा है तो वो भी बना लेंगे। फील्ड अप्लाई कर दिया सर, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे होंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, यस। और आपकी जो करंट है वो इस तरीके से मूव कर रही होगी, यस है कि नहीं, यस सर। सो हियर वी गो। अब आपने लिखना है, जब आप इस डेरिवेशन को करेंगे, अब आप कैसे करेंगे, नाउ नाउ सी, हम लिखेंगे एज वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रिक, लिख लेना भाई बेस्ट तरीके से, और ऐसे ही लिखना। अगर अगर मतलब आप थोड़ा सा मेरे को फॉलो कर लोगे ना भाई, जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं, तो बेस्ट तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है, ठीक है। एज वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज अप्लाइड, ठीक है बॉस, across ends of conductor, है ना, across ends of conductor, the drift velocity formula is given as, इतना तो लिख ही लोगे ना, तो ये तो कोई रटने वाली बात नहीं है ना, तो अपने मन से लिख सकता है ना इंसान कि भाई अगर किसी भी कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो अभी पढ़ा था हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E टाउ बाई m। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, यस यस मैन, ये लिखना। एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, बस ये दो रिलेशन और बात खत्म। इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड, जो भी लिखना चाहो, दैट इज VD, इज गिवन एज, लिख लेना यार, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे तो लिखना ही पड़ेगा। तो सर वो क्या होती है, अभी तो डिराइव किया था सबसे पहले, NEAVD, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन गाइज, फिनिश। नाउ दिस इज फिनिश मैन। अब क्या करेंगे सर, सर ये दोनों तो याद है हमें, अभी तो डिराइव की, यस, यही तो कमाल की बात है, और इसलिए डेरिवेशन बहुत इजी होने वाला है। तो कैसे होगा देखो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, यानी VD की वैल्यू सेकेंड में रख देंगे ना भाई, यहां पे होगी, बात बन गई। देखो कैसे, तो मैं यहां करूंगा, हाफ पोर्शन में करने जा रहा हूं बॉस, में ध्यान से समझने का। ओके गाइस, लेट्स सी। तो आपने क्या करना है, दैट इज I इक्वल टू NEA, और VD की वैल्यू कितनी है सर, E टाउ बाय m। बच्चों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा भाई कि सर हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया यार, ये ही होगा, बस इससे आगे नहीं करना, हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों आपको V इक्वल टू IR प्रूफ करना है, यानी पहले आप ओम्स लॉ प्रूफ करोगे, वहीं से मिलेगा। ओह अमेजिंग, इसका मतलब सर ये डिराइव करने से पहले ओम्स लॉ आ जाएगा, यस मैन। तो ओम्स लॉ ऑलरेडी प्रूफ हो चुका होगा, अगर ओम्स लॉ का डेरिवेशन पूछेगा तो वही तक करना, मैं बताता रहूंगा आपको, डोंट वरी। तो कैसे सर, देखो I तो है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है ना भाई, V इक्वल टू IR होता है ना, तो हमें V बनाना है, पोटेंशियल अप्लाइड जो है वो बनाना है, और करंट बनानी है, जो बचेगा वो रेजिस्टेंस होगा। कमाल हो गया सर ये तो, यस। देखो भाई I इक्वल टू आएगा NE, दो हो गए तो NE स्क्वायर A हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, M हो जाएगा। बच्चों ये बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, और याद करो जो आपने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, वो इसके एंड्स भी किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड में लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, उसकी लेंथ भी है ना, ये तो सबने पढ़ा है ना, V/L होता है। तो यहाँ V/L लिख देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर A, और यहाँ लिखेंगे V, और बाई ये हो जाएगा L, और M पहले से ही है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये है V, ये है I, अगर मैं यहाँ से V निकाल लूँ तो V आएगा यहाँ से V, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML, और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ, ओ यस, और यहाँ पे बचेगा I, ठीक है जनाब। तो V इज इक्वल टू दिस इंटू I, तो ये जो दिस है ना V इज इक्वल टू, ये ही रेजिस्टेंस होता है बच्चों। इस ये जो भी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी आप ध्यान से समझने का बॉस, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, यानी इसकी जगह मैं R लिख सकता हूं। तो अगर आपसे ओम्स लॉ का प्रूफ बोलेगा तो ये ओम्स लॉ हो गया, वेयर R की जो वैल्यू आई, अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी प्रूफ कराएगा ना, तो ये आ चुका है, दैट इज ML ओवर N
ई स्क्वायर टाउ आ गया ना, एन ई स्क्वायर टाउ। यस सर, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, यहीं तक प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड कर देना। लेकिन अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो आपको याद रखना होगा बच्चों, एंड दिस इज एन ई स्क्वायर ए भी था बॉस, एन ई स्क्वायर ए, ओके, और टाउ भी है भाई, तो ये नीचे आना था, और हाँ ये ठीक है, ए भी है और ये भी है, तो ये ए आना था यहाँ पे, ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए। कूल है बॉस। अब आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें पता है एज वी नो दैट, चूंकि आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है किसी भी कंडक्टर का, रो एल बाई ए, तो यहां पे आर की जगह मैं लिख दूं रो एल बाई ए, तो बनेगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एल ए कैंसिल, तो रो आपका बन गया बच्चों एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज योर रिक्वायर्ड रेजिस्टिविटी एक्सप्रेशन। ओ माय गॉड, यस, कमाल हो गया ना, है ना इजी। तो क्यों डर रहे हो यार, क्यों डरते हो आप, प्रैक्टिस से मत डरना और मत इसको अपने ऊपर हावी होने देना, है ना, बहुत इजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, बेस्ट तरीका पता होना चाहिए किसी भी डेरिवेशन को इजी क्रैक करने का, है ना। तो देखो ओम्स लॉ क्लियर है। अगर ये भी पूछेगा ना कि प्रूफ दैट रेजिस्टेंस इज दिस, तो यहीं तक कर लेना भाई। अगर पूछेगा रेजिस्टिविटी, ये कर लेना। अगर पूछेगा कंडक्टिविटी, तो हम लिख देंगे एज वी नो दैट, जो कंडक्टिविटी है 1 बाई रेजिस्टिविटी होती है, बस इसका रिवर्स कर दो, हो गया, तो ये आ जाएगा, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, फिनिश 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 मैन, ओके। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, या कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। यस कम ऑन, ये पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, और चूंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, अंडरस्टूड। और यहां पे आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी आपके रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए बढ़ जाएगी, ये आपने पढ़ा भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सब कुछ आ गया, 3 डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिए। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टिविटी निकाल ली, और कंडक्टिविटी निकाल दी, एंड दिस इज द वे, दिस इज द बेस्ट टेक्निक बॉस, ठीक है। तो यार देखो बच्चों, अब आपने टेंशन नहीं लेने का, डिफिकल्ट सा लगने वाला ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आप सबके लिए, तो बहुत इजी बना सकते हो आप सब अगर इस सीरीज को शिद्दत के साथ आप फॉलो कर रहे हो, और ये बढ़िया इसी तरीके से लिखोगे, कंप्लीट नोट्स बनाओगे, बेस्ट वे में बनाओगे, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करके आना, वो तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे करोगे। अभी तक आपने जो लिखा है, जितने बड़े आप हो चुके हो, पढ़ते क्लास स्टार्टिंग से 12 तक आ गए, लेकिन बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एग्जाम में लिख के आओगे और सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। अगर आपको कोई चीज आती है और उसको लिखने का तरीका आपने सबसे बेस्ट बना दिया अपने लिए, तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स आप लाने वाले हो, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता बॉस, ठीक है। अब लास्ट का डेरिवेशन, लेकिन एक में ही 2 डेरिवेशन है, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन तो जरूरी यहीं से आएंगे ना, और जितनी भी आप डेरिवेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कर रहे हो, ये सब न्यूमेरिकल के लिए ये ही आएंगे भाई, न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे, नहीं, उन पे कॉन्सेप्ट यही आएंगे, और जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक हमारे फंडामेंटल साइंस के कॉन्सेप्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सब आपने रिवाइज करते ही रहना है ऑब्वियसली, है ना, वो सब कुछ आपने रिवाइज करते रहना। और जो डिलीटेड पार्ट है वो बिल्कुल भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल्स वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो तो ऑब्वियसली हम करेंगे, ठीक है। यस, हियर वी गो, नेक्स्ट एंड लास्ट डेरिवेशन, लेकिन मजा आ गया, यस। ओके बच्चे, हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट डेरिवेशन, लास्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन मजा आएगा क्योंकि इसी से हमारे न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और डेरिवेशन आएगा तो भी उड़ा के आएंगे ना यार, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला, इस चैप्टर से ना आपके 4 to 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, मतलब आप मान के चलो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईजी वे में भी हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, तो सुपर इंपॉर्टेंट हम इसलिए मानते हैं किसी भी चैप्टर को जिससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों आए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा धुआंधार इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए हमें उसको बहुत शिद्दत के साथ समझना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, और मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अंडरस्टूड। एंड बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास रखा करो, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ बॉस, बचपन से सुन रहे हो ना, और उसके लिए प्रैक्टिस किया करो, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज द सिंगल वे जो आपको परफेक्ट बनाने वाला है। यस, सुपर पावर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, लो लेट्स सी। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखो 2 चीज हमने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक लॉन्ग है, यानी 5 मार्क्स टोटल, राइट, कि
हो सकता है अलग अलग भी करके दे दो आपको एग्जाम में कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, उनको प्रूफ भी कर लो, प्रूफ इन द सेंस उनका जस्टिफिकेशन कर लो, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, यूजिंग किरचॉफ्स लॉज यू हैव टू प्रूव द कंडीशन ऑफ बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज, आपने भी की होगी 100%, लेकिन अब बेस्ट तरीके से आप उसको कैसे अपने बना सकते हो, लेट्स सी। ओके, देखो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किरचॉफ्स, ठीक है, लॉज। जो किरचॉफ्स लॉ है वो हमने पढ़ने हैं, और आप सबको पता है बच्चों किरचॉफ्स लॉज, दो लॉ इन्होंने दिए थे भाई साहब ने, यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यानी हम यहां लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ, ठीक है। और इस फर्स्ट लॉ का नाम है जंक्शन रूल यू कैन से, या करंट लॉ भी कह सकते हो आप इसको, दिस इज करंट लॉ, इन शॉर्ट हम उसको केसीएल कह देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। और दूसरा जो लॉ था बच्चों वो दिया था सेकंड लॉ, जिसको आप क्या कह देते हैं, लूफ रूल, और इसी को आप क्या देते हैं, वोल्टेज लॉ, ऑब्वियसली वोल्टेज लॉ, और इसी को हम केवीएल कहते हैं इन शॉर्ट, राइट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यस। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है अलग अलग, क्योंकि हमने मार्क्स लेके आने हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट थ्योरी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए, और इसी के हेल्प से आगे डेरिवेशन करना है, तो दैट्स व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो लेट्स सी गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यानी जंक्शन रूल, ठीक है। ये लिखना है, आपने हेडिंग लिख दी। अब इसमें आप लिखेंगे क्या, तो आपको पता है, सबको, हर बच्चों को पता है कि आप इसमें क्या लिखने वाले। आप बच्चों इसमें लिखने वाले हो कि द एल्जेब्रिक, ठीक है, वैसे आप लिख सकते थे वैसे इसको, द एल्जेब्रिक सम of all currents at any junction। तो मैं यार लिखूंगा फिर जस्टिफाई भी करूंगा, डोंट वरी, एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस मिलके सब कुछ। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट जीरो, ये डब्बे में बंद कर देंगे बॉक्स में है कि नहीं, करना है भाई, ये लिखना भी है, देखो है ना, ये भाई जीरो होगा एट एनी जंक्शन, ठीक है सर। तो भाई डायग्राम भी बना दो, ऑब्वियसली जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, तो डायग्राम भी बनाना ही पड़ेगा। तो पहले डेफिनेशन फिर इसका डायग्राम बना देते हैं। तो सर डायग्राम क्या बनेगा, लेट्स सी बच्चों को एक जंक्शन है, जंक्शन जहां पे दो से ज्यादा जो आपकी ब्रांचेज होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो आपकी मीट करती हैं, ठीक है। तो कूल, तो लेट्स सी, हियर वी गो, देयर इज ए ब्रांच एंड हियर इज आल्सो अ ब्रांच, हियर इज आल्सो अ ब्रांच, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस इन इटसेल्फ। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अब कितने भी बना लो, तुम्हारी मर्जी है। तो लेट्स सी, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड दिस इज R4। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस सारी ब्रांच यहाँ मीट कर रही है, दिस इज द जंक्शन, अंडरस्टूड। अब बच्चों आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ करंट उस जंक्शन की तरफ आ रही होती है, कुछ उससे दूर जा रही होती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, सपोज करो रेजिस्टेंस R में इधर से करंट I1 आ रही है, और एक करंट इधर से I5 आ रही है जो इसमें है, और इधर से करंट जा रही है I4, इधर को करंट जा रही है I3, और इधर से करंट आ रही है बच्चों I2। तो आपने बस वहां पे देखना है, उसको एग्जाम्पल करके बता रहे हो आप कि दिस इज द जंक्शन। तो हम लिखेंगे एट जंक्शन। हमने अभी रूल पढ़ा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, ठीक है सर, बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बच्चों की जितनी भी करंट्स, ध्यान से समझना, जितनी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रही है उनका सम करो, उनका सम करेंगे टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी I1 प्लस I5 प्लस I2, इनका सम किया, और ये सम इक्वल टू होगा ऑल द करंट, सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग द जंक्शन, जो जंक्शन से दूर जा रही है। दूर कौन सी जा रही है, I3 प्लस I4, केवल दो ही करंट है, टोटल 5 है ना। तो जो उसके तरफ आ रही है उनका अलग से सम निकाल लो, और जो दूर जा रही है वो हमेशा इक्वल होगा, यानी सम ऑफ रीचिंग द जंक्शन जो होगा करंट्स का इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग द जंक्शन। मतलब जब ये लिविंग करने वाली जो है, ये जो लिव कर रही है, इनको इधर लेके आओ, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I5 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, और इधर बचेगा जीरो। बच्चों यही है इसका मीनिंग, algebraic sum of all the currents at the junction is equal to zero। मतलब अब इससे पता चल रहा है जो करंट जंक्शन को रीच कर रही होंगी,
जो रीचिंग करंट्स होंगी उनका साइन पॉजिटिव लेना है। और देखो ये I3 और I4 के सामने जो इसको लीव करके जा रही है इनका साइन नेगेटिव है, यानी जो लिविंग करंट होंगी बच्चों उनका साइन हमेशा नेगेटिव लेना है और जो रीचिंग होगी उनको पॉजिटिव लेना है। बस ये भी याद रखना आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। एंड दिस इज द स्टेटमेंट, ये आपने प्रूफ कर दिया, इतना ही लिखना है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा डायग्राम, तीसरा पॉइंट है ना जंक्शन रूल, जो रूल होता है यानी जो करंट लॉ होता है, या जंक्शन रूल लिख दो या करंट लॉ, इट फॉलोज क्या, चार्ज कंजर्वेशन। बच्चों ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड है, आप देख सकते हैं। दिस इज द चार्ज, ये भी लिख लेना, कभी कभी ये भी पूछता है। कंप्लीट होगी आपकी डेफिनेशन। हाँ, इससे बेस्ट और क्या ही करोगे यार, कंप्लीट डेफिनेशन आपने लिख दिया, इतना ही आपने लिखना है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल यू कैन से। जंक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं इसलिए जंक्शन रूल कहते हैं। करंट लॉ है क्योंकि करंट के बारे में है, और फर्स्ट लॉ तो हमने इसको बोला ही है कि ये फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने साहब ने, और ये चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड है भाई, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये भी याद रख लेगा। और कैसे करना है ये याद रखना, और आज के बाद याद रखना आगे न्यूमेरिकल करने के लिए, करंट जब भी जंक्शन की तरफ आएगी तो उसका साइन प्लस, उससे दूर जाएगी तो उसको माइनस कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट सम जो होगा वो जीरो, इसलिए अलजेब्रिक कहते हैं, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड विद साइंस, राइट? ओके, अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी सर, केवीएल की। फिर केवीएल को प्रूफ करके, मतलब उसको जस्टिफाई करके, उसका स्टेटमेंट लिख के, उसको डिफाइन करके, फिर इन किरचॉफ्स लॉ का यूज करके ना हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को प्रूव भी करना है। अब दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो केवल बोलेगा कि स्टेट किरचॉफ्स लॉज, तो स्टेट कर देंगे, हम उनको डिफाइन कर देंगे अलग से, तो वो 3 मार्क्स में ही आएगा ज़्यादा ज़्यादा, और उसके नीचे कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है तो 5 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोले स्टेट दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो किरचॉफ लॉ को डिफाइन करने के साथ साथ वो उसके साथ न्यूमेरिकल दे देगा ज़्यादा नंबर बनाने के लिए, 5 मार्क्स बनाने के लिए, या दे देगा उसके साथ कि भाई उसका यूज करके इन लॉज का आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को, बैलेंस कंडीशन को प्रूफ करो। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टूड। यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करना है क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज तो हमने अलग से करनी है। ओके गाइस, अब बात करेंगे हम वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, यानी केवीएल की, यानी आपके लूप रूल जिसको आप कह देते हो, ठीक है। तो हम अब सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, लूप रूल, या ये इसको बोल सकते हो। तो सेकंड जो लॉ है आपका उसको हम लिखेंगे दैट इज वोल्टेज लॉ, या इसी को हमने लिखा है लूप रूल, ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जब ये आप इसको डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस, यानी दी अलजेब्रिक, ठीक है। ये आपने लिखना है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, अब वो पोटेंशियल डिफरेंसेस किसके अक्रॉस आएंगे भाई, आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या हो सकता है भाई, कैपेसिटर भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली बैटरी तो होंगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस किसके अक्रॉस, ईएमएफ, है ना, ईएमएफ भी लिख सकते हो आप, एंड आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टेंस ये लिख सकते हो। तो ईएमएफ जो बैटरी का जो खुद का पोटेंशियल होगा और रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो, यानी फिर इसको आप लिख देंगे V इक्वल टू जीरो, यानी हमें V निकालना है, V इक्वल टू IR से, ऑब्वियसली। अब वो EMF है तो डायरेक्ट V मिल गया, और अगर रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा, ये लिखना है। पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा पहले लिख देते हैं, अब इसमें मैं दूसरे में लिख रहा हूं, ये किस कंजर्वेशन पे काम करता है, इट डिपेंड्स, इट वर्क्स ऑन, चूंकि वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो है तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगा, ये भी लिख लेना है। फिर थर्ड इसका डायग्राम हमने इसको जस्टिफाई करना है, तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ना। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, तो भाई ध्यान से देखो, कोई भी अपने मन से रैंडम कोई सर्किट बना लेना, इजी सा बना लेना, क्योंकि जस्टिफाई करना है, जो बुक में दिया है आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं वही करना है, आप अपने मन से बना सकते हो। इतना दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा यार, इतनी स्मार्टनेस, इतनी क्रिएटिविटी आपको खुद डालनी पड़ेगी, तो भाई रटते रह जाओगे, बोलते रह जाओगे, फिर दिक्कत होगी। कुछ भी बनाओ, एक सर्किट बनाओगे, बस एक याद रखना कि क्लोज्ड लूप में रहेगा ये, है ना, ये होगा फॉर अ क्लोज्ड लूप, ये ध्यान रखेंगे, क्लोज्ड लूप के लिए ही नेट जीरो होगा, ठीक है। तो कैसे सर, देखो बच्चों, अगर मैंने एक सर्किट ऐसे बनाया, तो आपके लिए रैंडम सर्किट मैं बना रहा हूं। सो लेट्स सी, हियर वी गो, दिस इज द बैटरी, दिस इज द रेजिस्टेंस, और this is also
अब बैटरी इस तरीके से, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस। इस तरीके का कोई सर्किट है भाई, आपको दे दिया बना के, तो इस तरीके से आप बना के कुछ भी बना लो, आपके साथ है सब कुछ, देख लो। अब उसने क्या किया, एक बैटरी है, लेट्स इसका ईएमएफ होगा, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, ये R2 होगा, ये V2 वोल्टेज होगा, ये R3 मान लो, इसको मान लो आप R4, कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों इसमें हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई केवीएल, तो आप सबसे पहले यहाँ पे समझो, समझने का क्या बात इसमें समझने की है कि एक क्लोज्ड लूप है, इसके नाम दे सकते हो आप, जैसे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दो ब्रांच मीट कर रही है, इसको पॉइंट ए दे दो, इस पॉइंट को बी दे दो, इसको सी दे दो, और इसको डी दे दो, और इसको ई दे दो, और इसको एफ दे दो। अपने मन से कर लिया। फिर ये देखना होता है बच्चों कि इस पूरे सर्किट में कौन सी बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, वहीं से करंट, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे रखा है तो करंट ड्रॉ कर लो वहां से। लेट्स से मैंने मान लिया V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, दो ही बैटरी है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कितनी भी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से करंट ड्रॉ करके मान लो आई करंट निकली, वो इधर जाएगी, एक ही रास्ता जाने का, फिर इधर जाएगी, वो करंट यहां तक पहुंचेगी, यहाँ डिवाइड होगी, दो रास्ते हैं, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर। लेट्स से बच्चों इधर जो करंट जा रही है वो I1 है, तो इसमें क्या जाएगी, I-I1 जाएगी ना, या I2 भी मान सकते हो, लेकिन सिंपलीफिकेशन करने के लिए हमेशा इसमें से इधर कितनी गई तो सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख दो। फिर ये करंट इधर जा रही होगी, एक ही रास्ता जाने का, फिर इधर, तो इसमें जो करंट जा रही है वो भी I1 है, फिर ये यहां तक पहुंचेगी I1, फिर यहाँ I1 आएगी, देख लो, और इधर से आ रही है I-I1, और ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही है। अभी बताया मैंने, जब दोनों करंट यहाँ पे किसी जंक्शन को रीच कर रही होगी, ऐड हो जाएगी, ऐड होगी, तो I1 कैंसिल, I बचेगा, तो I जिधर से आया था उधर ही एंटर कर गया, देखो I ए से चला था। तो जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं, लूप रूल जो यूज होता है, तो क्लोज लूप में हम जब अप्लाई करते हैं, तो बच्चों याद रखना, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे ट्रैवल करके वहीं पे वापस आना है, और साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। कैसे सर, तो मैं आपको याद दिला दूं इसके रूल कैसे काम करते हैं। रूल टू अप्लाई केवीएल, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आपने तो ये लिख के आना है बेस्ट तरीके से, लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तो ये कैसे करोगे, आप लिख ही नहीं सकते इक्वेशन, राइट। देखो बच्चों, किसी रेजिस्टेंस में अगर इधर से करंट जा रही है, और आप उसी ए से बी करंट की डायरेक्शन में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सपोज करो आप यहां खड़े हो और आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V, और आप करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, तो V को हमेशा -IR लेना है, समझ गए, यस। और दूसरा रूल ये होता है कि ये रेजिस्टेंस है, करंट इधर से जा रही है, लेकिन आप उसके अपोजिट उसमें कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हो, तो जब आप करंट तो इधर से जा रही है लेकिन आप कैलकुलेशन इधर से कर रहे हो, तो इसका जो पोटेंशियल लेंगे आप +IR लेंगे, ये बात याद रखनी है। तीसरा, अगर वो आपके रास्ते में उस ब्रांच में रेजिस्टेंस ना मिलके कोई बैटरी आ गई, अब करंट किधर से भी जा रही हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हम किसी सेल का या किसी बैटरी का ईएमएफ देखते हैं, उसका साइन देखते हैं, तो हम किधर से जा रहे हैं, हम कैलकुलेशन, सपोज करो हम कैलकुलेशन करने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, तो इसका जो भी ईएमएफ होगा, चूंकि जब आप इधर से जा रहे होगे आपके सामने पहले प्लस आएगा टर्मिनल, फिर माइनस, तो प्लस से माइनस एंटर कर रहे हो, तो माइनस साइन लेना है, समझ गए। करंट किधर से भी आ रही होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं लेंगे, वो रेजिस्टेंस में लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया सर कि हम जा रहे हैं इधर से, इस बार हम करंट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर से कर रहे हैं, तो सबसे पहले माइनस का टर्मिनल आएगा, फिर प्लस, ईएमएफ इसका ही है, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो ई का साइन आपने पॉजिटिव ले लेना है। दिस इज द साइन कन्वेंशन, इसको याद रख लेना, थोड़ा मैंने आपको जल्दी बता दिया है कि ये याद रखोगे तभी आपको बनेगा। अब देखो बच्चों, अब हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। रूल ये है, ये अपने दिमाग में रखना, बिल्कुल तभी होगा। जब भी केवीएल यूज करते हैं ना, तो आपको एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यार यूज करेंगे यूजिंग केवीएल, किसी एक में मैं अप्लाई करूंगा, दूसरे में आप खुद कर लेना। यूजिंग केवीएल इन लूप, उस लूप का नाम लिख दो, जैसे ए, और ट्राई करो डायरेक्शन ऑफ करंट में जाना। जैसे ए से अगर स्टार्ट किया आपने ना, ए से एफ जाओगे, एफ से ई, और ई से बी, बी से वापस ए आना है, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है पूरा लंबे वाला, तो हम छोटा यूज करेंगे ना भाई, छोटे वाला, तो हम यूज करेंगे लूप ए एफ ई बी, वापिस ए से चलना है, ए पे आना है, रास्ता ये है वाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ए से चल रहे हो और ए पे आना है, तो ए से चले और ट्राई करो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आप हो जो कैलकुलेशन, यानी फिलहाल मैं हूं तो मैं यहां से चलूंगा बच्चों, जैसे मैं यहां से चला, मेरे रास्ते में कुछ नहीं है, करंट जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये करंट ने मेरा साथ यहीं छोड़ दिया, लेकिन मेरे को तो वापस ए पे जाना है और मेरे को ऊपर जाइए, डॉट डॉट मैं हूं, जैसे मैं ऊपर जाने लगा तो मेरे डायरेक्शन में एक करंट आ रही है I-I1, और मेरी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है, तो अभी बताया मैंने, इसका जो पोटेंशियल लेंगे वो माइनस लेंगे, यानी -IR, I है I-I1 और उसका रेजिस्टेंस है R2,
ये लिखना सीखना है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा माइनस का लेना, वोल्टेज होता है आई आर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, जैसे ही मैं आगे चलूंगा इस करंट ने मेरा साथ यहीं पे छोड़ दिया है बॉस। फिर मुझे तो ए तक जाना है, तो मैंने टर्न किया, जैसे मैं टर्न करके आगे जाने लगा, अब दूसरी करंट आगे मेरे रास्ते में आई, जो पहले थी वही मिल गई, और वो भी इधर ही जा रही जिधर मैं जा रहा हूं, तो R1 में जा रही है, तो फिर से माइनस आई आर, यानी I इंटू R1। और जैसे मैं आगे बढ़ा, अब की बार मेरे को बैटरी मिली और माइनस से प्लस टर्मिनल पे जा रहा हूं, तो माइनस से निकल के प्लस पे जा रहा है, तो उसका साइन लेंगे प्लस V1, ठीक है। और जैसे ही बच्चों मैंने यहां से क्रॉस किया होगा और मैं ए पे पहुंचा, तो इक्वल टू कर दो 0। बस दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन, अंडरस्टूड। जैसे मैं ए से चला, कुछ नहीं आई थी, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं था, बैटरी नहीं थी, और मैं ऊपर गया तो ये करंट मिल गई सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर। फिर ये करंट ने मेरे साथ यहीं से छोड़ा, मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो दूसरी करंट इस रेजिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में जा रही, तो माइनस आई आर 1। और जैसे मैं आगे बढ़ा तो बैटरी मिली माइनस से प्लस, तो उसका पोटेंशियल प्लस V1, और जैसे मैं ए पे पहुंचा इक्वल टू 0, जहां से चले वहीं पे पहुंच जाओ तो इक्वल टू 0। ये बन गया आपका केवीएल। इसमें अपने आप अप्लाई करना बिल्कुल ऐसे ही, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड। ये अप्लाई करना आ गया तो न्यूमेरिकल 100% सॉल्व करोगे, आई गारंटी। हालांकि मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूं, कंटिन्यू बोल रहा हूं, आपकी बात सुनी नहीं रहा हूं, लेकिन समझ लेना यही बेस्ट तरीका है बच्चों। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। तो ये आपको आना चाहिए, ये हो गया कंप्लीट, बस इतना ही लिख के आना है, बस फुल मार्क्स मिलेगा, और आपको वो समझ लेगा कि बच्चा यार कमाल है ये, और इसने अपने अकॉर्डिंग किया है सब कुछ, बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करा है, कोई रटने वाली चीज नहीं करने का। बस ये रूल अगर नहीं आएंगे तो केवीएल आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, है ना। ये रूल आपको आना चाहिए। करंट की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस नेगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट कैलकुलेशन करते हुए पॉजिटिव लेना है। बैटरी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस लेना है, अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस लेना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी या सेल, व्हाटएवर। अंडरस्टूड? यस। अब ये तो फिनिश, एक क्वेश्चन यहां पे फिनिश। अब इसका सेकंड पार्ट अगर इसी में पूछा जाता है तो उसको कैसे करोगे, इसका एप्लीकेशन टू प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। यही करना है जो मैंने यहां किया, उसमें यही अप्लाई करना है, बस ये रूल याद रखना, मजा आएगा। करे फिनिश? यस। ओके बच्चों, अब बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन की, और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसको हमें प्रूफ करना है। मैं आपको याद दिला दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन आपने प्रूफ करनी है, बैलेंस्ड कंडीशन यू हैव टू प्रूफ गाइस। तो हम लिखा करते थे P/Q इक्वल टू R/S, ये हमें प्रूफ करना है। ओके तो कैसे सर, ध्यान से समझो। सबसे पहले वो कंडीशन आप बना लेंगे, तो लेट्स सी हियर वी गो। आपको सबको याद होगा, और एक रेजिस्टेंस यहां पे, और इसके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस G मान लेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और दिस इज द केस। और यहाँ पे टर्मिनल लेके एक बैटरी कनेक्ट करती जाएगी। लेट्स सी बैटरी का पोटेंशियल है V, और बच्चों ये जो रेजिस्टेंस होगा P, ये होगा Q, ये हो गया R, और ये हो गया S। कुछ ऐसे हम मानते थे, PQRS, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप मान लेना, ठीक है। हम यहाँ इस तरीके से मान के चल रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस कंडीशन होती है ना, वो ये होती है, बट कब? व्हेन, बैलेंस कंडीशन का मतलब व्हेन जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जाने वाली जो करंट होगी, यानी IG, उसी के नाम से लिख दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी वो क्या होगी? 0। यानी इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज IG 0 होनी चाहिए, यानी नल डिफ्लेक्शन। कौन सा केस आता है ये? नल डिफ्लेक्शन का केस होगा। जब इसकी जो निडल होगी वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो करंट को रीड करेगी 0। ये तभी पॉसिबल होता है जब जिस दो पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लेट्स सी, ठीक है। अगर बच्चों ये पॉइंट A है, ये B है, और ये C है, तो ये D है, तो ये तभी होगा व्हेन VB और VD का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका और इसका पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें जाने वाली करंट भी 0। दिस इज ऑल अबाउट, यू हैव टू राइट डाउन देयर, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है। इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन। तो वो IG 0 लेना है, बैलेंसिंग कंडीशन मतलब IG 0 लेना है, नल डिफ्लेक्शन मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो प्रूफ कैसे करें? तो बस किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है प्रूफ करने के लिए। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, ये बैटरी लगाई है ना प्लस, यहां से कोई करंट चली 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 चली, यहां से डिवाइड हुई, कुछ करंट इधर गई, लेट्स सी I1, तो इधर कितनी जाएगी बच्चों? I - I1, अभी बोला है मैंने।
और ये करंट जब यहां तक पहुंचेगी I1 तो ये फिर से डिवाइड होगी, तो इसमें से इधर गई IG, तो इधर कितनी जाएगी I1 माइनस IG। यस, और बच्चों ये करंट इससे निकल के यहां पहुंच रही होगी, दैट इज I माइनस I1, और ऊपर से आ रही है IG। इसको हटाओ, ये नहीं था यहाँ पे तो ये है, तो दिस इज IG, और ये IG और ये इस जंक्शन पे आ रही है, दोनों रीच कर रही है, तो ऐड होके इधर चली जाएंगी। तो इसमें जो करंट जाएगी दिस प्लस दिस, तो आप पता है आपको IG जंक्शन पे रीचिंग करंट हमेशा ऐड होंगी माइनस I1, और इससे S से पास होके यहां तक पहुंचेगी IG प्लस I माइनस I1, और इधर से करंट आ रही है Q में I1 माइनस IG, ये भी रीच कर रही है C को, ये ऐड हो जाएंगी। जब ये और ये ऐड होगी, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, I1 I बचेगी, तो I निकली थी, I ही एंटर कर गई बैटरी में। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट हो गया, करेक्ट हो गया। दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। Before proof, you have to write down this, then draw the diagram. Now apply the KVL and KCL. अब बच्चों आपने प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे लूप फिर से सिलेक्ट कर लो कि किस में अप्लाई कर रहे हो, ABDA। तो हम लिखेंगे यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन लूप, क्लोज लूप एक्चुअली। A से चलो B, B से जाओ D से वापस आओ A से जाना B, रास्ता ये है, ठीक है। तो कैसे यूज करूँ सर, देखो बच्चों मैं यहां पे इसका यूज करूंगा, ठीक है, इसी के नीचे। तो जब आप A से चलोगे ना, तो जैसे आप यहां से निकलोगे, आपके रास्ते में करंट की ही डायरेक्शन में P रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है PQRS, तो हम लिखेंगे उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस। भाई मैंने अभी बताया, जैसे आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा माइनस होगा, क्यों, करंट भी इधर ही जा रही है, तो माइनस IR, I1 इंटू P, ठीक है सर। फिर हम यहां से बाहर निकलेंगे, जैसे ही जाएंगे करंट यहीं पे हमारा साथ छोड़ेगी, जैसे ही मैं नीचे को जाऊंगा कैलकुलेशन करते हुए तो मेरे को G मिलेगा, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इधर कोई करंट जा रही है IG, तो उसके अक्रॉस भी माइनस IG इंटू G। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो जैसे आप यहां पे करंट IG रुक गई, लेकिन आपने ऊपर जाना, जैसे आप ऊपर जा रहे थे तो अपोजिट करंट आ रही है, देखो करंट इधर आप इधर, तो अपोजिट, तो प्लस लेना है, तो प्लस IR यानी I माइनस I1 इंटू R, और जैसे ही आप A पे पहुंचे इक्वल टू 0। हो यार ये तो मजा आ गया, यस। अब तुरंत अप्लाई कर दो, तुरंत अप्लाई कर दो, इन दी कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG क्या ले लेंगे, 0। अभी बताया मैंने, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में IG 0 होना चाहिए, तो जहां IG है उसको 0 करो, तो ये आएगा I1 इंटू P, और माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा इंटू 0, और प्लस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R, और इक्वल टू 0। बच्चों ये 0 हो गया, ये वाली साइड परे जाएगी, तो या फिर आपकी मर्जी है, एक को इक्वल के उस साइड लेके जाना है, तो ये बचेगा, जब इसको लेके जाओगे P इंटू I1, और इधर आ जाएगा I माइनस I1, और इंटू यहाँ बचेगा R, ठीक है। एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बस दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टूड। पहले लूप में पहली इक्वेशन आएगी, लूप रूल यूज कर रहे हो, KVL और साइन कन्वेंशन इज द बेस्ट, वो नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो आपको ये आना चाहिए। क्यों टेंशन ले रहे हो कि सर हमारे से नहीं होगा, होगा, आप सीखो जरा, बेस्ट तरीके से सीखो, ठीक है। अब देखो, नाउ यूज हियर इन दिस लूप, बच्चों ट्राई करो, किसी भी पॉइंट से चलो, इस लूप को कवर करो करंट के डायरेक्शन में जाने का, या तो आप B से C जाओ, C से D आओ, D से वापस B आओ, या इधर से इधर जाओ, तुम्हारी मर्जी है ना। हम यूज कर रहे हैं नाउ, अब मैं यूज करूंगा नाउ यूजिंग KVL इन लूप, नाम दे दो, बोलो किधर से जाना है, जो तुम्हें बेस्ट लग रहा होगा। सर हम B से चलेंगे C, चलो भाई B से C चलो, या B से इधर को चलो, तुम्हारी मर्जी है। तो लेट्स सी मैंने B से चलना है, B से C, जो भी चलोगे उसका नाम लिख दो, B से C, C से D, जिससे याद रहे, और D से वापस B, तो रास्ता ये है CD। तो जैसे आप B से निकलोगे बच्चों, तो B से निकलते हुए देखो आपके रास्ते में Q आ रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं लिखो IR माइनस I, यहां लिख रहा हूं मैं माइनस IR, यानी IR यानी माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, IR इसके अक्रॉस पोटेंशियल। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप इधर जा रहे हैं, जब आप इधर जा रहे होंगे S में करंट अपोजिट आ रही है, इधर से देख लो ये वाली, तो हम लिखेंगे प्लस प्लस IR, और I है IG प्लस I माइनस I1 इंटू S। और बच्चों जैसे आप यहां से जाओगे, जैसे आप ऊपर को जाने स्टार्ट करोगे, तो ऊपर को आप जा रहे हो, करंट ऊपर से IG आ रही है, तो प्लस IG, और किस में है, G में, और जैसे ही B पे पहुंचोगे इक्वल टू 0। यस, अब लिखेंगे नाउ फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG मस्ट बी इक्वल टू 0, तो देखो यहां पुट करो, माइनस I1 माइनस 0, IG 0, बाहर है Q, प्लस यहाँ पे भी IG 0, प्लस I माइनस I1 इंटू S, और ये पूरा 0, और इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहां बचेगा माइनस I1 Q, तो उसको इक्वल के उस साइड प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे I1 इंटू Q, और यहां केवल बचेगा I माइनस I1 इंटू S, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, तो बैलेंस विस्टम ब्रिज कंडीशन में वी हैव टू प्रूव P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। ओ वाओ यस, तो देखो P बाई क्यू करना है तो पहली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो। नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है, लिख लेना यार, कितना सा समय लग रहा है बॉस, लिख सकते हो यार। ओके गाइस, तो डिवाइड कर दो यार बस। देखो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, तो फर्स्ट वाली ये रही, तो कहां पे डिवाइड करूं, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों में, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में डिवाइड करना है। तो P इंटू आई वन इक्वल टू क्या था भाई, यहाँ पे I माइनस आई वन इंटू आर था, और डिवाइड करना है। तो सेकेंड वाली का लेफ्ट ये रहा, तो I1 इंटू क्यू और डिवाइड कर देना है। इधर क्या था भाई, I माइनस आई वन इंटू एस, ये देखो पूरा कैंसिल, पूरी कैंसिल, यहाँ बचा P बाई क्यू और यहाँ बचा R बाई एस, एंड दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव टू प्रूव मैन। खत्म, प्रूफ, हैंस प्रूव्ड लिख के आ जाना, हैंस प्रूव्ड लिख के आ जाना, कुछ नहीं जा रहा, उसको अच्छा लगेगा यार, जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छा लगेगा बॉस। मस्त तरीके से। तो बी स्मार्ट एंड बी क्रिएटिव, कि आपने बेस्ट टेक्निक सीखनी है, बेस्ट तरीका सीखना है किसी भी डेरिवेशन को अटेम्प्ट करने का, उसको लिखने का, और ये सब कुछ आपके सामने है, ये आना चाहिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट डेरिवेशन, लास्ट कॉन्सेप्ट, जो भी आप कह सकते हो। और अगर आपको रूल अप्लाई करने आ गए तो न्यूमेरिकल को ना हम ऐसे उड़ाएंगे ना कि आप अलग ही लेवल पे चले जाओगे, न्यूमेरिकल भी आएगा तो भी सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो कंप्लीट हमने कर लिया इस चैप्टर को विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉसिबल डेरिवेशन जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। बॉस बी रेडी टू राइट डाउन इन योर एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है इन फरवरी। बी कॉन्फिडेंट, अब बहुत मचाने वाले हो। सीबीएसई फरवरी, और जो हमारे एचपी बोर्ड के बच्चे हैं ऑब्वियसली मार्च में ही होगा आपका, राइट, मार्च अप्रैल जब भी होगा आप उसको फोड़ के आने वाले हैं, राइट। कोई भी स्टेट इंग्लिश बोर्ड से है, आप जब भी एग्जाम है ये सीरीज फॉलो करो और मचा डालोगे। यू जस्ट फॉलो ऑल द टेक्निक्स, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट और तरीका उस चीज को सीखने का, वो बेस्ट होगा आपके लिए, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बेस्ट तरीके से रैंक थर्ड चैप्टर के साथ बच्चों, उसके बेस्ट पॉसिबल डेरिवेशंस के साथ जो आपको आएंगे, आपको सिखाएंगे, और आपका फिजिक्स टफ भी आएगा तब भी इजी बनाएंगे। ओके, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चों, मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपको सब कुछ देके जाएगी। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास रखें और सीरीज को फॉलो करें, नोट्स अच्छे से रिवाइज करते रहे। यही तरीका। मिलूंगा नेक्स्ट उसमें, किसमें, लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।